फील कर सकते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते उसको, तो वो सारी चीज़ें क्या है, एनर्जी। अब जैसे कि रेडिएशंस, हमारे इर्द गिर्द भी रेडिएशन हैं। कौन सी रेडिएशन? मोबाइल हमारी जेबों में, ये रखा हुआ, जेब में हर जगह मोबाइल है, मोबाइल पे सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल से बात कर रहे हैं, तो टावर से मोबाइल तक क्या चीज़ आ रही है, मैटर आ रहा है, एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है। वो एनर्जी ही हमें लेकिन दिख नहीं रही ना, दिख नहीं रही लेकिन काम कर रही है। ठीक है। अच्छा, बाद में जब हमारी बुक कंपाइल होकर आई है तो उसमें हमने ये देखा है कि हमारे पास जो ब्रांचेस की तादाद कम कर दी, ठीक है, थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर दिया। अब जो ब्रांचेस अभी हमारे पास मौजूद हैं उसको एक बार देख लेते हैं, और फिजिक्स के डेफिनेशन में भी थोड़ा बहुत चेंज किया है। जो मैंने आपको पहली बात बताई थी कि कॉन्सेप्ट याद रखना कि कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही रहता है, वो चीज़ वही है, उसको बयान करने का तरीका वक्त के हिसाब से बदलता रहता है, उसमें कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड भी की जा सकती हैं। तो अभी जो बुक हमारे पास डेफिनेशन लिखी है उसमें थोड़ी सी बातें मज़ीद ऐड कर दी हैं उसके कॉन्सेप्ट को और अच्छा समझने के लिए। तो उसको ज़रा देख लेते, जो हमारे पास कुछ चीज़ों की एडिशन है और कुछ चीज़ों की सब्ट्रैक्शन है। बुक आपको ग्रुप में भेज दी थी PDF। तो मुझे खाली पिछला रिवीजन के तौर पे मुझे बताओ आयान तुम, कि फ़िज़िक्स इन शॉर्ट किस चीज़ की स्टडी है? हाँ, विच डील्स विद दी, मतलब किस चीज़ की स्टडी करते हैं? क्या स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ किस चीज़ की स्टडी है वो? वर्ड फिजिक्स में मतलब आ रहा है ना, फिजिक्स में मतलब समझ आ रहा है कि फिजिक्स किस चीज़ का मतलब है, क्या है, किस चीज़ की स्टडी है बताओ? हाँ, स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर। किसका बिहेवियर? बिहेवियर ऑफ मैटर, मैटर एंड एनर्जी। हाँ, बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी और उनके दरमियान के इंटरेक्शन, या आसान लफ्ज़ों में फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर में जो कुछ आता है वो सारा क्या है, फिजिक्स से ही ताल्लुक़ रखता है। अब थोड़ा सा डेफिनेशन को मज़ीद वास्ट करें और बातों में और चीज़ों की बात करें तो वो क्या है, देखो अब की बुक के मुताबिक जो डेफिनेशन है वो यूँ लिखी हुई है, आप इसको भी नोट कर लें और आगे मेंशन कर देंगे न्यू बुक में जो जिस तरह से लिखा हुआ है, फिर उसको समझते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अब वाली आप पेपर में ये लिखें, आप वो वाली भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन ज़रूरी नहीं होती कि आप स्पेसिफिक बुक से लिखें। आपसे कहा डिफ़ाइन फिज़िक्स, तो आप फिज़िक्स को वो डिफ़ाइन करें जो उसका हक है। फिज़िक्स को लिखना क्या है कि फिज़िक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये भी दुरुस्त बात है, इतना भी लिख देंगे तो चल जाता है, बट चूँकि हमारी बुक में जो लिखी है हम उसको भी समझते हैं। तो लिखो फिज़िक्स के बारे में डेफिनेटली, तो ये बात तो आपको पता ही है कि ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है। तो लिखो फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट, Physics is a branch of science that seeks to understand, Physics is a branch of science that seeks to understand and describe the fundamental and describe the that seeks to understand and describe the fundamental principles and laws, fundamental principles and laws, fundamental principles and laws governing the natural world, ठीक है।
अच्छा, इसके बारे में और लिखते हैं मज़ीद। यहाँ तक वैसे हमारी डेफिनेशन हो सकती है, कॉन्सेप्ट यहाँ पूरा हो सकता है, बट इसके बारे में और मज़ीद बात लिख लें। लिखें इट इनकम्पासेस, इसी के आगे नेक्स्ट पॉइंट बना लें, इट इनकम्पासेस, इट इनकम्पासेस द स्टडी ऑफ, इट इनकम्पासेस द स्टडी ऑफ मैटर कॉमा एनर्जी, मैटर कॉमा एनर्जी कॉमा स्पेस, मैटर कॉमा एनर्जी कॉमा स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम, स्टडी ऑफ मैटर कॉमा एनर्जी कॉमा स्पेस एंड टाइम एंड हाउ दे, एंड हाउ दे interact, and how they interact, INTERACT, interact with each other, interact with each other. यहाँ पे दूसरी लाइन में क्या बात करी है? स्टडी, इट इनकम्पासेस द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, दूसरी बात स्पेस और टाइम, स्पेस और। आप ये देख रहे होंगे कि पिछली डेफिनेशन से यहाँ दो नए अल्फाज डाल दिए, स्पेस और टाइम। ऐसा नहीं है कि अल्फाज डाले तो ये बात अब फिजिक्स में आई, नहीं, ये बातें पहले से फिजिक्स में थी, लेकिन हमने डेफिनेशन, अच्छा ये डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है, ये थोड़ा सा डिटेल बताइए उसकी। डेफिनेशन का हिस्सा वही जो ऊपर लिखवा है, क्या लिखवा है कि ये डील करती है या सीक्स टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करती है। क्या समझने की कोशिश करती है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। कायनात है कि इट सीक्स टू अंडरस्टैंड, ये समझने की कोशिश करती है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया के। अब दुनिया ही नहीं, बड़े पैमाने में बात करें तो पूरी यूनिवर्स, यानी हर वो चीज़ जो नेचर से चल रही है, कायनात, पूरी कुदरत, यूनिवर्स, यूनिवर्स को बोलते हैं क्या? पूरी कायनात, और नेचर का मतलब है कुदरत। तो देखा जाए तो पूरी यूनिवर्स नेचुरल है, कोई इंसान तो नहीं चला रहा, कोई यकीनन एक सुपर पावर चला रही है, जिसको हम खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, सुपर पावर चला रही है, तो नेचुरल है सारा। अब कानून जो कुदरत का है वो सब तयशुदा है कि किसने क्या अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। सूरज ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, चाँद ने अपनी, ज़मीन ने अपनी, सितारों ने अपनी, तो सबके अपने अपने लॉज हैं, कानून हैं। ये लॉ कानून हमने नहीं बनाए हैं, किसने बनाए हैं? कुदरत ने बनाए हैं, अल्लाह ताला ने बनाए हैं ये कानून। हम इनको समझते हैं, इनको समझ के फिर हम डिस्कवरीज करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं, सही है। तो वर्ड आया फंडामेंटल, मतलब बुनियादी, जो कुदरत में पहले से मौजूद थे, हमने नहीं बनाए। जो हमने बनाए ना, फिर वो डिराइव्ड हो जाएंगे, वो किसी को देखकर बनाया होगा। तो कुदरत के बुनियादी असूल और कवानीन को समझने वाली ही साइंस कौन होती है? फिज़िक्स होती है, जिसमें वर्ड आ गया नेचर का। फिर आगे मज़ीद डिटेल में बात की जाए तो आपको पता है जो पूरी यूनिवर्स है, पूरी कायनात है, ये दो चीज़ों से मिलके बनी है, मैटर और एनर्जी। किससे बनी है? मैटर और, अच्छा, मैटर और एनर्जी, तो ये वो फिज़िकल स्टेट्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। मतलब मैटर बज़ाहिर हमें दिखता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और एनर्जी दिखती नहीं है लेकिन उसका हम इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी के बगैर मैटर अधूरा है। वर्क करना हो, काम करना हो, मूवमेंट करनी हो, तो हमें क्या चाहिए होती है? हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी और वर्क, एनर्जी और मैटर, ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। मतलब अगर आपका ये एक हाथ है तो इसकी ये वाली साइड मैटर है, तो ये वाली साइड एनर्जी है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हैं, सही है ना। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िक्स दो हिस्सों में डिवाइड है, क्लासिकल फ़िज़िक्स और क्वांटम फ़िज़िक्स। अच्छा, क्लासिकल फ़िज़िक्स के हिसाब से मैटर एक अलग चीज़ है, एनर्जी एक अलग चीज़ है। मतलब इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। किसके मुताबिक?
क्लासिकल फिजिक्स। देखो फिजिक्स की डेफिनेशन में क्या आता है, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यहाँ तक तो बात क्लासिकल है, लेकिन जब आता है ना इंटरेक्शन बिटवीन देम, उनके दरमियान का ताल्लुक, तो उनके दरमियान जो ताल्लुक है ना वो क्लासिकल फिजिक्स में नहीं होता, वो किस में होता है, क्वांटम या मॉडर्न फिजिक्स में होता है। वो हमें ये बताती है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट। उसके मुताबिक अगर हमने अपने हाथ में 2 घड़ियाँ पहनी हैं, एक घड़ी बंद है, एक घड़ी चल रही है, तो जो घड़ी चल रही है उसका मास ज़्यादा है, जो घड़ी बंद है उसका मास, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स हमें ये बोलती है कि जो एनर्जी है ना वो भी मास ही है। यानी एनर्जी और मास दोनों एक ही चीज़ है, नाम का या शक्ल का फ़र्क है। यानी मास एनर्जी के बराबर, एनर्जी मास से एनर्जी पैदा हो सकती है और एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलती हुई घड़ी में सेल लगा हुआ है, सेल में एनर्जी है, तो उसमें एनर्जी का भी मास है और घड़ी का अपना भी मास है, तो उसका मास ज़्यादा हो गया। और बंद घड़ी में सिर्फ घड़ी का मास है, सेल डेड है, एनर्जी उसमें नहीं है, तो उसका मास फिर कम। तो क्वांटम के हिसाब से मास और एनर्जी इंटरेक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, और क्लासिकल के मुताबिक मैटर अलग है, एनर्जी अलग है, ये आपस में कन्वर्टेबल नहीं है। सही। फिर बात आ रही किसकी, स्पेस और टाइम। ये बात बड़ी ज़रूरी है हमें समझने के लिए कि देखो हम जिसको कहते हैं स्पेस, जिसमें हम रहते हैं, ये क्या है। देखो अर्थ यानी हमारा वर्ल्ड, हमारा प्लैनेट अर्थ कहाँ मौजूद है, क्या बोलते हैं कहाँ मौजूद है, ये मौजूद है स्पेस में। कहाँ मौजूद है, इसके लेफ्ट राइट, यानी मैं अगर ऊपर भी देखूंगा तो ये भी क्या है, स्पेस। एक होता है स्पेस, एक होता है आउटर स्पेस। ये जो है ना ये हमारा स्पेस है जिसमें एटमॉस्फेयर भी मौजूद है, हवा है। एक होता है आउटर स्पेस जिसके अंदर हवा मौजूद नहीं होती। तो हमारे लिए तीसरी चीज़ जो फिज़िक्स में ज़रूरी है वो समझना है कि स्पेस क्या होता है, और चौथी चीज़ क्या है, टाइम। अब स्पेस को समझो, स्पेस क्या होता है। देखो हम आज़ाद हैं 3 डायमेंशंस में मूव करने के लिए, हम आज़ाद हैं 3 रास्तों पे चलने के लिए। मैंने वर्ड लिया डायमेंशन, क्या, अब यहाँ डायमेंशन का जो वर्ड मैंने लिया इसका मतलब है रास्ता। हम 3 रास्तों पे आज़ादी से चल सकते हैं। क्या वर्ड लिया मैंने यहाँ पे, जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, स्पेस। स्पेस क्या है, स्पेस है 3, स्पेस क्या है 3 डायमेंशनल। इसका मतलब है कि अभी जब हम यहाँ खड़े हुए हैं तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं। ये कहलाती है 1 डायमेंशन। जिसको हम ग्राफ में प्लॉट करें तो देखो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया वाई एक्सिस, और एक तीसरा आता है उसको बोलते हैं कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस। आपने अब तक एक्स और वाई सुना था, तीसरा एक्सिस होता है क्या, जेड एक्सिस। कैसे, देखो आप फॉरवर्ड जा सकते हो, बैकवर्ड। जैसे मैं अपने स्पेस में अपने हाथ को ऐसे मूव कर रहा हूँ, ये 1 डायमेंशन है। मैं अपने हाथ को यूँ मूव कर सकता हूँ, ये क्या है, 2nd डायमेंशन। इसके अलावा और अपने हाथ को कैसे मूव कर सकता हूँ, अप डाउन है ये। अब इसके अलावा बाकी इनके दरमियान की जगह है वो इन्हीं में शामिल है। देखो पहली चीज़ क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और है ये। मुझे बताओ इस स्पेस में जो हमारी अर्थ मौजूद है ये कितने डायमेंशन में मौजूद है, 1 डायमेंशन में, 2 में या 3 में। ज़मीन है ना ऐसे भी फैली हुई, ऐसे भी फैली हुई और ऐसे भी फैली हुई है, लेंथ में भी, विड्थ में भी और हाइट में भी। जो लेंथ, विड्थ, हाइट, इन्हीं को बोलते हैं क्या, 3 डायमेंशन। तो स्पेस जिसमें हम रहते हैं ना वो कैसा है, 3। अगर ये 3 डायमेंशनल नहीं होता, 2 डायमेंशनल होता, तो हम या तो फॉरवर्ड बैकवर्ड चल सकते थे और साथ में लेफ्टवर्ड राइटवर्ड, ऊपर नीचे नहीं जा सकते। हमारे ऊपर एक बैरियर होता, बस हमें इसी लाइन में रह के चलना है, हम ऊपर नहीं जा सकते थे, एक बैरियर आ जाता है। अभी हम बैरियर नहीं है। नॉर्मली क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक हम कहते हैं हमारे पास कितनी डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। हाँ बोलो क्या कह रही हो, हाँ ऊपर नीचे से मुराद ये है, जैसे मिसाल के तौर पे, नहीं देखो मिसाल के तौर पे हम जिस जगह रहते हैं वो एक ऐसी जगह होती जहाँ पे हम सिर्फ फॉरवर्ड चल सकते थे, बैकवर्ड, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, ज़रा सा उछलते भी तो टकरा जाते ऊपर हैं, एक जगह फिक्स हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक इवेंट, एक आपने वो देखा होगा अच्छा बॉल रूम बने हुए,
जहाँ इवेंट्स होते हैं, वो इतने छोटे छोटे से हैं कि यूँ जाओ तो छत से सर टकरा रहे होता है। तो मान लो आप फिक्स हो गए, आप सीधे जा सकते हो, या फॉरवर्ड बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड राइटवर्ड। तो एक मिसाल ये है इसकी कि अगर आपके लिए एक डायमेंशन ब्लॉक हो जाएगा, आप उसमें नहीं चल सकते, तो फिर वो डायमेंशन आपके लिए नहीं है। तो अभी हमारे लिए कितने डायमेंशन है? 3। तो हम आज़ादी से ही तो हाथ फैला रहे हैं, ऐसे में ऊपर हाथ घुमाया मैंने, ये कितने डायमेंशन में घुमाया? 3। अब मैं ऐसे हाथ घुमाऊँ ऊपर टकरा जाऊँ तो वो डायमेंशन ब्लॉक हुई हुई है। तो स्पेस कितने डायमेंशन में? 3 डायमेंशन के अंदर मौजूद होता है। सही, आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स ये बताती है कि डायमेंशन 3 से ज़्यादा होती हैं, 10 भी हैं, 11 भी हैं। वो क्वांटम और मॉडर्न स्टेट्स हैं, उनको समझने के लिए हमें बड़ी हाई नॉलेज चाहिए फिजिक्स की, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। अब चौथी बात, 3 डायमेंशन कहाँ पर हैं? स्पेस में। तो साइंस कहती है, फिजिक्स कहती है कि एक चौथी डायमेंशन भी है, और वो चौथी डायमेंशन कौन है? वो चौथी डायमेंशन है टाइम। क्या है? इसका मतलब है हम जिस वर्ल्ड में, जिस यूनिवर्स में रहते हैं, वो 4 डायमेंशनल है। कैसी है? 3 डायमेंशनल नहीं है। कैसी है? उसमें चौथी डायमेंशन कौन है? उसमें चौथी डायमेंशन कौन है? टाइम। अब कैसे? अब यहाँ एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं स्पेस टाइम। एक वर्ड आता है, उसको बोलते हैं स्पेस टाइम। आपने उर्दू में नाम सुना होगा ज़मानो मकां। नहीं सुना होगा, बड़ा मशहूर वर्ड है ज़मानो मकां। ज़मा का मतलब है टाइम और मकां का मतलब है स्पेस। उर्दू में कहते हैं ज़मानो मकां, कहते हैं ज़मानो मकां की कैद से आज़ाद है, तो यानी स्पेस टाइम से बियॉन्ड। हम बात करें खुदा की, अल्लाह ताला की, तो अल्लाह ताला इस स्पेस टाइम से बियॉन्ड है, मतलब उसकी कैद में नहीं। हमारे लिए वक्त गुजरता है ना, अल्लाह ताला के लिए वक्त नहीं गुजरता। अल्लाह ताला हमेशा से, और हम कहते हैं ना हमेशा से हमेशा रहेगा, तो उसके लिए वक्त नहीं गुजरता, हमारे लिए वक्त गुजरता है। अल्लाह ताला के लिए कोई स्पेस का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, हमारे लिए स्पेस का कॉन्सेप्ट है। तो देखो उर्दू में कहते हैं क्या? ज़मानो मकां। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेस एंड टाइम। अब इसको समझेंगे यहाँ पे। जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ? एक साथ जुड़ता है। जिस तरह एनर्जी और मैटर जुड़े हुए हैं ना, एनर्जी और मैटर जुड़े हुए हैं, एनर्जी मैटर कन्वर्टेबल है, तो इस तरह ये वर्ड भी जुड़े हुए हैं। क्या? स्पेस टाइम। क्या है भाई? स्पेस। अब मैं खाली स्पेस नहीं बोलूँगा, खाली टाइम नहीं बोलूँगा, बोलूँगा स्पेस टाइम। क्या बोलूँगा? स्पेस अलग नहीं है, टाइम अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें मिला के बोलेंगे क्या? स्पेस टाइम। और स्पेस टाइम कहलाते हैं 4 डायमेंशंस। क्या हैं ये? 4 डायमेंशंस। अब इसको फील करना है, आपने समझना। देखो हम 4 डायमेंशन के अंदर हैं, इसका मतलब है हम स्पेस में भी हैं और टाइम में भी हैं। अगर आप स्पेस में एक जगह टिके हो, खड़े हो, कहीं जा ही नहीं रहे हो, आपने कहा मैं सारी ज़िंदगी यहीं बैठा रहूँगा, तो आपने अपनी 3 डायमेंशनें ब्लॉक कर दी, आप 3 डायमेंशन में आ गए, लेकिन फिर भी अपने आप चौथी डायमेंशन में खुद ब खुद आगे बढ़ रहे हो। कौन सी डायमेंशन है वो? वो चौथी डायमेंशन है टाइम। ओवरऑल अगर आप मूव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ज़िंदगी गुजार रहे हो, चल फिर भी रहे हो, तो आप चारों डायमेंशन में चल रहे हो, स्पेस में भी। और हम अगर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं तो हम स्पेस में भी ट्रैवल कर रहे हैं और टाइम में भी ट्रैवल। टाइम में ट्रैवल कैसे होगा बताओ? देखो डायमेंशन एक रास्ता है। मैंने शुरू किया, वक्त हो रहा है 1 बज रहे, मैंने ख़त्म किया 5 बजे काम, तो 1 से 5 के दरमियान का जो रास्ता है ना, वो कहलाता है डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन ऑफ 1 बजे एक काम हमने स्टार्ट किया, हमारी क्लास स्टार्ट हुई 1 बजे, वो ख़त्म कब हुई? 5 बजे। अच्छा, आपने यहाँ बैठे बैठे क्लास ली 1 घंटे की, मुझे बताओ आपने स्पेस में ट्रैवल किया, टाइम में ट्रैवल किया? आपने टाइम में ट्रैवल किया। इसका मतलब है हम हर वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, हम हर वक्त स्पेस टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप स्पेस में रुके हुए हो तो अपने आप ट्रैवल किस में कर रहे हो? या फिर दोनों में ट्रैवल कर रहे हो? अच्छा, दोनों में ट्रैवल करने की मिसाल बताओ, अभी बताइए, कोई एक बता दो कि स्पेस टाइम दोनों में कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। कोई एक मिसाल कि स्पेस टाइम दोनों में ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल का मतलब है मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ। ये क्या है? आप अपने घर से कोचिंग आए, आपने किस में ट्रैवल किया? स्पेस टाइम में ट्रैवल किया। अच्छा, हमारे पड़ोसी ममालिक ने मिशन भेजा चंद्रयान 3 इंडिया ने कहाँ? चांद पे। उसने किस में ट्रैवल किया? स्पेस टाइम में ट्रैवल किया। किसमें किया? अब अगर आप स्पेस में ट्रैवल नहीं करो, जगह चेंज नहीं करो, लेकिन अपने आप फिर भी ट्रैवल किस में कर रहे होंगे? टाइम में। तो इसका मतलब है स्पेस टाइम जुड़े हुए हैं।
स्पेस में ट्रैवल ना भी करो तो भी अपने आप किस में ट्रैवल कर रहे होंगे, टाइम में। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, ये इम्पॉसिबल है फिजिक्स में अब तक कि आप टाइम में ट्रैवल करना रोक दो। क्या ये मुमकिन है कि आप बोलो कि मैं यहीं बैठा रहूं ज़िंदगी भर? नहीं, यहाँ तो कोई बैठना नहीं चाहेगा ज़िंदगी भर, क्लास है कोई नहीं बैठेगा। आप चाहो अपनी मनपसंद जगह पे जहाँ आप कहीं जाते हो, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा वक्त गुजरे ही नहीं। आप कह रहे हो हम चाह रहे हैं हमारा वक्त थम जाए। वक्त क्या हो जाए? वक्त थमने का मतलब है टाइम आगे नहीं गुजरे। तो आप चाह रहे हो मैं टाइम की डायमेंशन में ट्रैवल, तो ये नामुमकिन है अभी आपके लिए। लेकिन फिज़िक्स ने जब तहकीक करी आगे तो ये बताया है कि आगे ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। हम वक्त में ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा वक्त गुजर रहा है। मॉडर्न फिज़िक्स आगे ये बताती है कि आपका वक्त थम भी सकता है, आपका वक्त स्लो भी। सुनो बात को, क्या बता रहा हूँ। ये जो टाइम की डायमेंशन है ना, टाइम की डायमेंशन, इसमें हम ट्रैवल नहीं करते, ये खुद ब खुद मूव करती रहती है। अगर हम रुके हुए भी हैं ना तो भी हम अपने आप ट्रैवल कर रहे हैं इस डायमेंशन के अंदर। यूँ समझ लो हम रुके हुए, टाइम की डायमेंशन पीछे आ रही है, तो इसका मतलब हम अपने आप उसमें है ना। ऐसा होता है ना, आप हमारी ट्रेन रुकी हुई है, बराबर वाली ट्रेन पीछे आ रही है, तो हमें लगता है कि हमारी ट्रेन, अगर आप बिल्कुल रुके हुए हो और आपके बराबर वाली ट्रेन यूँ उल्टा चलने लगे तो आपको ऐसा फील होगा कि शायद मेरी ट्रेन आगे जा रही है, जब तक आपको बाहर का बैकग्राउंड नहीं दिखाई दे। या तो आप बोलोगे ये ट्रेन पीछे जा रही है, या आप बोलोगे नहीं वो रुकी हुई है, मेरी ट्रेन आगे जा रही है। तो टाइम का ट्रैवल यही है। टाइम आपने फील नहीं करा ना, आप कभी फील कर रहे हैं। और आप ये देखें कि नॉर्मली जब आपको अपनी ट्रेन और बराबर वाली ट्रेन के अलावा कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही हो, सही, जब आप बस में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तो ये सारी सराउंडिंग जो होती है आपको कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही होती है। अगर आप गाड़ी में आगे जा रहे हैं तो ये सराउंडिंग कहाँ जा रही है? तो मुझे बताओ कौन चल रहा है? आप चलो, सराउंडिंग चल रही है, चल आप रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है जितनी रफ्तार से आप चल रहे हो उतनी रफ्तार से वो सराउंडिंग पीछे आ रही है। तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि टाइम में हम ट्रैवल नहीं कर रहे, टाइम खुद पीछे जा रहा है और हम टाइम में आगे बढ़ रहे हैं। तो टाइम वो डायमेंशन है, क्या कैसी डायमेंशन है? टाइम इज अ डायमेंशन which never stops, at least हमारे रियल वर्ल्ड में हमारे लिए ये डायमेंशन रुकती। कहते हैं ना वक्त ज़ाया नहीं करो, वक्त तो गुजरता रहेगा ना। वक्त कैसा रहेगा? तो वक्त गुजरते रहने का मतलब है टाइम अपनी डायमेंशन में आगे बढ़ता रहेगा। तो या तो आप एक वक्त में दोनों में ट्रैवल कर रहे हो, या अगर स्पेस में ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो किस में ट्रैवल कर रहे हो? टाइम में ट्रैवल कर रहे हो। तो इसको मिला के एक नाम दिया जाता है, क्या? स्पेस टाइम, जो कि कितने डायमेंशन में पाया जाता है? 4 डायमेंशंस में पाया जाता है। डायमेंशन का मतलब है रास्ता, सही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, स्पेस में आप फॉरवर्ड जा सकते हो, बैकवर्ड भी आ सकते हो ना, लेकिन टाइम की डायमेंशन एक वाहिद डायमेंशन है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। मतलब आपका वक्त आगे तो बढ़ सकता है, आप 10 साल से 11 साल के हो सकते हो, लेकिन रिवर्स में नहीं आ सकते, रिवाइंड नहीं कर सकते अपने आप को 11 साल से दोबारा 10 साल पे। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप अपने फ्यूचर में तो जा रहे हो, लेकिन आप अपने माजी में, अपने पास्ट में नहीं जा सकते। अभी तक ये बैरियर है कि आप अपने पास्ट में, क्योंकि अगर आप अपने पास्ट में चले गए और ये पॉसिबल है, तो इसका मतलब है हमारे इर्द गिर्द भी कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जो अपने फ्यूचर से हम तक आया होगा। तो ये सारी बातें डायमेंशन में टाइम ट्रैवल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? स्पेस ट्रैवल। और हम हर वक्त कौन सा ट्रैवल कर रहे हैं? हम दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेस ट्रैवल भी और टाइम ट्रैवल भी। लेकिन अगर हम स्पेस ट्रैवल ना भी करें तो भी हमारा एक ट्रैवल चलता रहेगा। वो होगा अपने आप जो चलेगा, वो टाइम खुद ब खुद गुजरता रहेगा, सही है, ठीक है। तो फिजिक्स में मैटर भी पढ़ रहे हैं, एनर्जी भी पढ़ रहे हैं। एनर्जी और मैटर का आपस में एक दूसरे से जो रिलेशन है वो भी पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ रहे हैं मोहतशिम? स्पेस को पढ़ रहे हैं और टाइम को पढ़ रहे हैं। तो याद रखेंगे स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कहलाते हैं 4 डायमेंशंस, ठीक है, सही है। यहाँ आपकी वो नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने बात कर ली। आप ज़रा देखते हैं कि हमें कौन सी ब्रांचेस रिवीजन में दी गई हैं यहाँ पे।
अच्छा देखो, अब ब्रांचेस पे आओ तो सबसे पहले ब्रांच यहाँ दी हुई क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है वो हम अपनी क्लास में समझ चुके हैं, मैं लिखवा भी चुका हूँ। सिंपल टर्म में मैकेनिक्स क्या होती है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की मोशंस को स्टडी किया जा रहा हो और मोशन किस वजह से हो रही है उसको भी स्टडी किया जा रहा हो, है ना, जिसमें फोर्सेस की बात करते हैं, तो ये कहलाती है क्या, मैकेनिक्स। अब वर्ड क्लासिकल मैकेनिक्स आ रहा हो तो क्लासिकल का मतलब है हमारा रियल वर्ल्ड, मैक्रो वर्ल्ड, जिसमें हमें सब चीज़ें बताए अपनी आँख से दिख रही हैं। तो इसकी जो मैकेनिक्स है हमारी कौन सी मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स। और इस क्लासिकल मैकेनिक्स में कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे, आइंस्टाइन के या न्यूटन के? न्यूटन के। मैंने आपको बताया था दो वर्ल्ड है, क्लासिकल और क्वांटम। क्लासिकल फिजिक्स डिपेंड कर रही है न्यूटन पे और मॉडर्न डिपेंड कर रही है आइंस्टाइन पे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो लॉज लगते हैं वो न्यूटन के लगते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का दौर है वो सारा, है सही है। और अगर मैं बात करूँ क्वांटम मैकेनिक्स की तो फिर वो दौर किसका है, आइंस्टाइनियन दौर है। वहाँ पर न्यूटन फेल है, न्यूटन की बात हम वहाँ नहीं करेंगे, वहाँ किसकी बात करेंगे, आइंस्टाइन की बात करेंगे। और वो कौन सा वर्ल्ड है, मैक्रो या माइक्रो? माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, जो हमें हमारी आँख से, उसको क्वांटम कहते हैं, बहुत छोटी चीज़, क्वांटम वर्ल्ड है वो हमारा, ठीक है। तो पहली तो क्लासिकल मैकेनिक्स से वो आप करेंगे, वो वैसी की वैसी है। दूसरी आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये भी मैंने आपको क्लास में समझा दी थी, क्योंकि अगेन मैं इसको रिवीजन में बता रहा हूँ बुक चेंज होने की वजह से, तो वो आप वैसे के वैसे समझेंगे, याद करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसे समझाई थी मैंने। इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स भी शामिल है, क्लासिकल भी है और क्वांटम भी है। अब दो नई ब्रांचेस शामिल होंगी, ऑप्टिक्स और रिलेटिविटी। बाकी काट सकते हैं, बाकी अभी इसमें शामिल नहीं है। ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स कराई थी मैंने क्या, हाँ, जो लेंसेज और मिरर वगैरह की फील्ड होती है, ऑप्टिक्स, और दूसरी क्या है, रिलेटिविटी। इनकी बात करेंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मुझे ख़त्म करने इस टॉपिक को, हाँ अज़ान के बाद में, अज़ान के बाद है ब्रांच डिस्कस करने के लिए, वो हमारी है, वो हमारी ऑप्टिक्स। क्या है, ऑप्टिक्स, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ऑप्टिक्स की, बात करेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स सबसे पहले, ऑप्टिक्स सुन के आपके जहन में क्या आता है, ऑप्टिक्स, चश्मे, लेंसेज वगैरह, क्योंकि आप देखते हैं चश्मों या लेंसेज की दुकान को नाम दिया जाता है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स एक फील्ड है, एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है, ठीक है, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं रोशनी का, किसका, लाइट के बिहेवियर का, और उसका इस्तेमाल कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ठीक है, जैसे कि मिरर या गिलास या वाटर, इनमें पानी का बिहेवियर, अपने सॉरी इनमें रोशनी का बिहेवियर, पानी का नहीं, इनमें रोशनी का बिहेवियर। देखो, जब हम एक लेंसेज लगाने होते हैं, चाहे वो शॉर्ट साइटेडनेस का हो या लॉन्ग साइटेडनेस का हो, तो उसमें या तो कॉन्वेक्स लेंस लगता है या कॉनकेव लेंस लगता है, ठीक है। आर पार देखना हो तो गिलास चाहिए, अपने आप को देखना हो तो मिरर चाहिए, है ये ना। तो इसमें रोशनी का बड़ा किरदार है। तो ऑप्टिक्स बेसिकली किस चीज़ की फील्ड है, जिसमें लाइट की प्रॉपर्टी, लाइट का बिहेवियर और लाइट को इस्तेमाल किया जाए, है ना। तो ज़रा लिखते हैं ऑप्टिक्स के बारे में, जो हमारी किताब में बात हो रही है। लिखो ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, हाँ भाई लिखो, ऑप्टिक्स फोकसेस ऑन द, ऑप्टिक्स फोकसेस ऑन द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। ऑप्टिक्स फोकसेस ऑन, फोकस करती है, फोकसेस ऑन द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ, optics focuses on the properties and behavior of light, behavior of light, full stop. It covers topics, it covers topics, it covers topics, topics such as reflection,
कॉमा रिफ्रैक्शन। It covers topics such as reflection, comma refraction, comma diffraction, comma diffraction। इसमें क्या लिखा ऑप्टिक्स में कि इट फोकसेस, ऑप्टिक्स में क्या लिखवाया कि इट फोकसेस ऑन द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। रोशनी, देखो भाई, हमें देखने के लिए, चाहे आर पार देखना हो या अपने आप को देखना हो या किसी चीज़ को देखना हो, उसके लिए क्या ज़रूरी है? नहीं, रोशनी, लाइट। इफ़ देयर इज़ नो लाइट देयर इज़ नथिंग। अगर आपकी आँख भी है, खुली आँख है, लेकिन अंधेरा है तो कुछ दिखाई नहीं देता। सो लिहाजा हमें क्या चाहिए? रोशनी। तो यहाँ ऑप्टिक्स क्या करती है? प्रॉपर्टी, खुसूसियात और बिहेवियर कि किस तरह वो बिहेव करती है। कौन? रोशनी। सबसे पहली बात तो बेसिक डेफिनेशन क्या आ गया? ऑप्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ लाइक फिजिक्स विच फोकसेस ऑन द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। अगर आप इतना भी लिख देंगे तो ये भी आपकी मान ली जाएगी ऑप्टिक्स की डेफिनेशन है। आगे समझने के लिए आपको ये चीज़ ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या बातें हम पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स क्या क्या बातें हमें पढ़ाती, क्या क्या टॉपिक हम इसमें कवर करते हैं। तो बिस्मा पहला क्या लिखवाया मैंने? पहला क्या लिखवाया? रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, तीसरा, ठीक है, ये 3 हो गए। अब देखो, रिफ्लेक्शन वो जिसकी वजह से हम अपनी तस्वीर देखते हैं, चाहे वो सेल्फी ले रहे हो कैमरे में या अपने आप को मिरर में देख रहे हो, वो क्या है? रिफ्लेक्शन है, जिसमें रोशनी टकरा कर वापस आ रही है। अच्छा, अब मैं तुम लोग को देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, तो मैं तुम्हें, तुम मुझे क्यों दिख रहे हो? रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से या डायफ्रैक्शन की वजह से? जी, अगर मुझे तुम नहीं दिखाई दो, आर पार रोशनी हो जाए, मुझे तुम में से उबैद दिख रहा हो, तो रोशनी तुमसे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होगी, रोशनी तुमसे रिफ्रैक्ट कर रही होगी, आर पार गुजर रही है रोशनी इसके अंदर से। तो अगर रोशनी टकराकर बाउंस बैक होकर वापस आ जाए, दिस इज रिफ्लेक्शन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो हमारे पास मटेरियल है ना, ग्लास मटेरियल, उसके पीछे पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश करने से वो ब्लॉक हो जाती है रोशनी, आर पार नहीं होती, टकराकर वापस आती है। और अगर ब्लॉक नहीं करो तो वो ग्लास होता है, ग्लास का मतलब है रोशनी एक तरफ से जाएगी, दूसरे से बाहर आ जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। टकरा के आ जाना, रिफ्लेक्शन, टकरा के दूसरी तरफ चले जाना, क्या होगा? ये रिफ्रैक्शन। और तीसरी चीज़, रोशनी का फैलना। रोशनी का, आपने देखा होगा टॉर्च जो होती है, टॉर्च का मुंह इतना सा होता है, लेकिन वो रोशनी जब दीवार पे पड़ती है तो फैल रही होती है, ऐसा ही है ना। तो रोशनी का जो फैलाव है ना, रोशनी का फैलना, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, इसी को क्या बोलते हैं? डायफ्रैक्शन बोलते हैं। ये ख़ास प्रॉपर्टीज़ है जो रोशनी के बारे में हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और फिर जो यहाँ इस्तेमाल हमने बात करी कि ऑप्टिकल सिस्टम या कुछ ऐसे मटेरियल, अब वो मटेरियल कौन है? वो लेंसेज हैं, वो मिरर्स हैं, वो सिंपल माइक्रोस्कोप है, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, चंद्रयान, चांद को देखने के लिए, चंद्रयान तो मिशन है, मैं नाम ले रहा हूँ, चांद को देखने के लिए या दूसरे सैयारों, सितारों को स्पेस में देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम है टेलीस्कोप। क्या नाम है? देखो, दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, जो बहुत दूर हैं उनको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं टेलीस्कोप। और हमारे अपने रियल वर्ल्ड में हमारे आसपास जो हैं, और वो साइज़ में बहुत छोटे हैं, हमें हमारी आँख से नहीं दिखते, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप। तो एक तो माइक्रोस्कोप, दूसरा टेलीस्कोप। ये दोनों फील्डें कहाँ पढ़ी जाती हैं? ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ी जाती हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं। ब्रांच हमारी आ रही है, उसका नाम है रिलेटिविटी। क्या है? इसका ताल्लुक किस चीज़ से? देखो, मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िक्स 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, क्लासिकल फ़िज़िक्स और मॉडर्न फ़िज़िक्स। ठीक है, मॉडर्न फ़िज़िक्स में दो चीज़ें, मॉडर्न फ़िज़िक्स में 2 चीज़ें, एक तो क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरा रिलेटिविटी।
मॉडर्न और क्वांटम को एक ही नाम भी दे सकते हैं, वो सही बात है, लेकिन फिजिक्स को मैं बोलूँ वो दो हिस्सों में होगी, क्लासिकल में और मॉडर्न में। मॉडर्न फिजिक्स में दो हिस्से आ गए, एक क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरा रिलेटिविटी। यानी रिलेटिविटी एक अगेन एक बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की। कौन सी वाली फिजिक्स की? मॉडर्न फिजिक्स की। सही है ना? तो देखो फिजिक्स किस में डिवाइड हुई? क्लासिकल और मॉडर्न, और मॉडर्न मजीद दो में डिवाइड हुई, क्वांटम और दूसरा रिलेटिविटी। अच्छा, अब क्वांटम में बहुत सारे मॉडर्न साइंटिस्ट रहे और ख़ास तौर से जो मशहूर नाम रहे वो आइंस्टीन का रहा है, और इसके अलावा प्लांक्स एक बहुत मशहूर नाम है, प्लांक। और भी नाम रहे, श्रोडिंगर, या आपने केमिस्ट्री में इसका नाम सुना होगा, श्रोडिंगर है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो है वो हाइजेनबर्ग है। ये चार नाम ऐसे लिख दिया, और भी हैं। ये नाम आपको कहाँ मिलेंगे? क्वांटम फिजिक्स में। और रिलेटिविटी जिसकी शुरुआत की, जिसको इस दुनिया में सबसे पहले मुतारिफ कराया, वो था सिर्फ और सिर्फ कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन। उसके बाद अब इस दौर में मज़ीद इस रिलेटिविटी पे और साइंसदानों ने काम किया, लेकिन इसकी शुरुआत, इसकी बुनियाद किसने डाली? आइंस्टाइन ने। तो ये किसका कारनामा था? एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो हम ज़रा समझेंगे रिलेटिविटी क्या है। पहले आप इसकी डेफिनेशन को लिखे फिर कि रिलेटिविटी जो है वो एक ब्रांच ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स है, जिसमें हम दो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्योरीज, मतलब ऐसी थ्योरीज जो कोई और नहीं दे सका, या इससे पहले किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और वो किसने दी थी? एक बहुत जीनियस महान साइंसदान। कौन था? एल्बर्ट आइंस्टाइन। और वो दो थ्योरीज कौन है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सही है, ये तो बात हमने अभी यहाँ पे इसके बारे में लिखी। अब यकीनन आपको इस बात से ये बात अभी नहीं समझ आएगी कि ये दोनों थ्योरीज हैं क्या। जब इन थ्योरीज में जाएंगे ना इनकी डिटेल में, फिर हम इन थ्योरीज की बात करेंगे। तो इसमें आप फर्दर लिखें, आगे मज़ीद लिखें। हेडिंग डाल के लिखे हैं, बस पॉइंट्स लिख दो इसके बारे में ना, पॉइंट्स बना दो। मुमकिन है आपके पास सवाल आ जाए शॉर्ट में कि डिफाइन रिलेटिविटी, तो आप वो फिर कंप्लीट उसमें लिख देंगे। अच्छा, असल में जो मैंने आपको भी बात लिखवाई है ना, उसमें ये बात क्लियर नहीं हुई कि इसमें होता क्या है। उसमें खाली मैंने ये लिखवाया है कि रिलेटिविटी क्या है, मतलब रिलेटिविटी एक ब्रांच है जिसमें दो खास थ्योरीज होती हैं। अब जो बात लिखवाऊंगा असल में वो चीज़ बताएगी कि इसमें क्या चीज़ पढ़ते हैं। तो लिखो, इट डील्स with the behavior of objects. It deals with the behavior of objects in extreme conditions. In extreme conditions. It deals with the behavior of objects in extreme conditions such as high speeds, or strong gravitational fields, strong gravitational with the behavior of object in extreme conditions such as high speeds and और दूसरा क्या लिखवाया? स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें इसके बारे में लिखी हुई है, बट मैं इन शॉर्ट लिखवा रहा हूँ कि जो आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं। तो रिलेटिविटी की डेफिनेशन क्या हो सकती है इन सिंपल टर्म जो मैंने आपको अभी लिखवाई? क्या? इट डील्स विद द बिहेवियर। वो समझो जो पहले लिखवाया था वो उसका तारुफ था, इंट्रोडक्शन था। ये असल में डेफिनेशन है। इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एक्सट्रीम कंडीशंस। और वो एक्सट्रीम कंडीशन क्या है? वो एक्सट्रीम कंडीशन ये है कि हाई स्पीड्स या स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो रिलेटिविटी ये कहती है
एक सिंपल सी टर्म में बात करते हैं। रिलेटिविटी ये बोलती है कि अगर आप इस दुनिया में मौजूद हो, आपके लिहाज से वक्त कुछ और गुजर रहा है, आपके लिहाज से आपको लगता है आपका एक दिन है 24 घंटे का, एक साल है 365 दिन का, है ना, आपका वक्त आपके लिहाज से गुजर रहा है। तो रिलेटिविटी ये बोलती है कि कायनात में और जितने प्लैनेट्स हैं और जितने सैयारे हैं, स्पेस में जितनी जगहें हैं, उन हर जगहों पे गुजरने वाला जो वक्त है ना वो अलग है। और यहाँ पे जो बात करिए स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब ये हमारे ज़मीन की ग्रेविटी कितनी है 9.8, तो हमें हमारा वक्त जो भी हमें गुजरता हुआ फील होता है वो हम महसूस कर लेते हैं कि हमारा वक्त ऐसे गुजर रहा है। अगर हम किसी ऐसे प्लेनेट पे चले जाएं जिसकी ग्रेविटी ज़मीन से बहुत ज़्यादा हो, ज़मीन से बहुत, तो वहाँ जाने के बाद हमारा वक्त ज़मीन के मुकाबले में थम जाएगा, मतलब स्लो हो जाएगा। अगर हम वहाँ अपना वक्त गुजारेंगे और दोबारा ज़मीन पर आएंगे तो ज़मीन वालों का वक्त इतना आगे नहीं बढ़ा होगा, जबकि हमारे वक्त में फ़र्क होगा। मैं वक्त की फ़र्क की बात कर रहा हूँ, अब मैं दोबारा इस बात को बता रहा हूँ। देखो, हम उस प्लेनेट पे गए जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड है, वहाँ हमने अपना वक्त गुजारा। हमारे लिहाज से, दुनिया के लिहाज से उस जगह का जो वक्त होगा ना वो बहुत स्लो गुजर रहा होगा। अगर आपका वक्त स्लो गुजर रहा हो तो इसका मतलब है आपकी उम्र नहीं बढ़ रही, आपकी उम्र नहीं बढ़ रही। और उस प्लेनेट के मुकाबले में मुझे बताओ, ज़मीन का टाइम फास्ट चल रहा होगा, स्लो चल रहा होगा? ज़मीन का टाइम फास्ट होगा। किसके मुकाबले में? उस प्लेनेट के मुकाबले में जहाँ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है, तो वहाँ वक्त बहुत ही स्लो, जहाँ वक्त स्लो गुजर रहा है वहाँ आपकी उम्र नहीं बढ़ रही। जब आप अपनी दुनिया में वापस आओगे तो आप ये देखोगे कि आपने अपने जिन बहन भाइयों को, मान लो आपका एक भाई था, वो आपकी उम्र का था, आप 20 साल के हो, वो भी 20 साल का था। जब आप दोबारा वापस आए तो आपने देखा यार मेरी उम्र तो 21 या 22 साल है, लेकिन मेरे भाई हो गया 40 साल का। उम्र में आ गया क्या? उम्र में आ गया फ़र्क। क्यों फ़र्क आया? क्योंकि वहाँ का वक्त गुजर रहा था स्लो, यहाँ का वक्त गुजर रहा था फास्ट। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम डायलेशन। क्या बोलते हैं? टाइम डायलेशन। ये सिर्फ जब होता है जब आप किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो। क्या हो? बहुत ज़्यादा हो। तो याद रखना, हम जब बात करते हैं ना स्पेस की, आप आजकल फेसबुक जब चलाते तो अब तो ये बहुत आम सी बातें हो गई हैं, हम जिक्र सुनते हैं ब्लैक होल्स का। हम कहते हैं आसमान में ब्लैक होल्स पाए जाते हैं। ये जो वर्ड ब्लैक होल आता है, ये ब्लैक होल वो सैयारा है, वो स्टार है जिसके गिर्द इतनी ग्रेविटी है कि रोशनी भी उससे लिपटी हुई है, रोशनी भी उससे दूर भाग के नहीं आ सकती। और अगर हम उसके करीब चले जाएं तो हमारा वक्त थम जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वक्त थमने का मतलब है कि हमारा वक्त गुजरेगा ही नहीं। अगर हम वहाँ मान लो 1 सेकंड के लिए भी टिक गए तो शायद ज़मीन पे 1000 साल गुजर जाएंगे और हमारी उम्र वैसी की वैसी रहेगी। ये वाली बात को ना मैं टॉर्च ऑन करके कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि लिख तो लिया है। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी बात है इसको कंप्लीट कर दें। तो इसमें मैंने 2 बातें लिखवाई। एक तो मैंने बताया स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड, और दूसरी बात क्या? हाई स्पीड। तो हाई स्पीड वाली बात को ज़रा समझ लो, ये भी रिलेटिविटी के अंदर आती है। हाई स्पीड से मुराद ये है कि आप किसी स्पेसशिप में बैठो और इतना फास्ट ट्रैवल करो, इतना फास्ट कि वो स्पीड किसके करीब पहुंच जाए? स्पीड ऑफ लाइट। किसके करीब पहुंच जाए? यानी रोशनी की रफ्तार। याद रखना, पूरी कायनात में सबसे तेज़ तरीन रफ्तार किसकी है? रोशनी की। अगर आप रोशनी की रफ्तार के करीब भी पहुंच जाओ ना, या उसको अचीव कर लो, तो उस वक्त कहा जाता है कि आपके लिए आपका वक्त स्लो हो गया, या एक वक्त आएगा वक्त थम गया, अगर आपने बहुत फास्ट स्पीड से ट्रैवल किया। अच्छा, ये जो हाई स्पीड ट्रैवल है ना, इसकी जो रिलेटिविटी है ये कहलाती है क्या? जो मैंने पहला वाला नाम लिया, क्या? स्पेशल थ्योरी ऑफ। और जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाली थ्योरी है वो कहलाती है क्या? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इसकी 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। आप जो जीपीएस इस्तेमाल करते हो, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी गूगल मैप कह लो। जो गूगल मैप होता है वो सैटेलाइट से ट्रैक कर रहा है ना हमारी लाइव लोकेशन को। सिर्फ मेरी नहीं, हम सब दुनिया में किसी भी इंसान की लोकेशन को ट्रैक कर लेता है। वो किस वजह से पॉसिबल है? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से।
वहाँ जो सैटेलाइट मौजूद है ना, वहाँ और ज़मीन के टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को हमने कैलकुलेट करके एडजस्ट किया किस थ्योरी के मुताबिक, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक बात और, अब स्पेशल के बारे में बात करूँगा। आपने वाक़या सुना है, वाक़या मेराज है ना, वाक़या मेराज सुना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम उस वाक़े में क्या पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रातों रात दुनिया से यानी ज़मीन से बुर्राक नामी एक घोड़ा था जिसके पर थे, उससे कहाँ गए, सातों आसमान का सफ़र किया, अल्लाह ताला से मुलाकात करी ना। उन्होंने वो जो सफ़र किया था, जब वो होकर आ गए, पूरे जन्नत का मंज़र देख कर आ गए, अल्लाह से, तमाम अनबिया से, अल्लाह ताला से मुलाकात करके दुनिया में जब वापस आए थे, तो कहा यह जाता है कि वो जैसे उठ के गए थे, सारा मंदिर वैसा का वैसा, बिस्तर वैसे गर्म था, कुंडी वैसे हिल रही थी, वज़ू का पानी वैसे ही बह रहा था। इसका मतलब है वो जिस रफ्तार से गए थे और जिस रफ्तार से आए थे, उनके लिए वक्त थम गया था। तो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, हाई स्पीड का। हाई स्पीड का मतलब है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और वो किस जानवर पे गए थे, बुर्राक। बुर्राक बर्क को मतलब रोशनी या बिजली की रफ्तार कह लो, यानी वो जानवर इतना तेज़ रफ्तार था कि जहाँ उसकी नज़र पड़ती थी वहाँ उसका कदम पड़ता था। अगर मिसाल चांद पे नज़र पड़ी तो कदम पड़ गया कहाँ पे, चांद पे। तो वो हाई स्पीड वाली रिलेटिविटी क्या है, स्पेशल थ्योरी, और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाली क्या है, जनरल थ्योरी। तो ये सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्शनल होती हैं। हम किस में पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में, रिलेटिविटी में, जो किसने दी है, आइंस्टाइन ने दी है हमें। ठीक है, यहाँ हमारी सारी ब्रांचेस कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में स्कोप पर आएंगे और मज़ीद डायमेंशंस की बात करेंगे। ठीक है भैया।